उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास जिला सीतापुर के सरैया गांव में लक्ष्मी का जन्म हुआ। मिल जाएंगे, पहले वादा करो मेरे साथ पड़ोस वाले बाग में आम तोड़ने चलोगी। अल्हड़ जवानी के जोश में वो सहेलियों के साथ खट्टे मीठे आमों का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे विजय सिंह से हो गई। क्या आपको चोट लगी है? मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने गांव के वैद्य से दवा लगवा लूंगी। अजी वैद्य तो हम भी हैं, लेकिन अंग्रेजी वैद्य हैं। अगर इस खरोंच पर मरहम न लगाई गई तो जहर फैलने का डर है। आइए। मुलाकात जान पहचान में बदल गई। जान पहचान ने मोहब्बत का रूप ले लिया और मोहब्बत भरे दिलों ने एक दूसरे की जिंदगी में रंग बिखेरने शुरू कर दिए। ए लच्छो, इतनी चुप चुप क्यों? नहीं तो। अच्छा, मुझसे छुपा रहेगा? अपने विजय से। बताओ क्या बात है? विजय, तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? तुम्हें कुछ शक है? शक नहीं, डर लगता है। पगली, डर किस बात का? तुम इतने बड़े जमींदार के बेटे हो और मैं एक मामूली पोस्ट मास्टर की गरीब बेटी हूँ। अमीर और गरीब इंसान धन दौलत से नहीं होता, दिल से होता है। और जहां तक दिल का सवाल है, मैं जानता हूं मेरी लक्ष्मी उतनी ही अमीर है जितना कि मैं। विजय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एक पोस्टमास्टर की लड़की से शादी करना चाहते हो? हमारी जगहसाई कराना चाहते हो कि बड़े बड़े घरानों के रिश्तों को ठुकरा कर तुमने एक मामूली पोस्टमास्टर की लड़की से शादी की? पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर तो आप लोग इस तरह से कह रहे हैं जैसे वो जेल से भागा हुआ कैदी हो। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? पोस्टमास्टर भी आखिर भगवान का बनाया हुआ एक इंसान है। सुन लिया आपने? और पढ़ाइए डॉक्टरी। देखो ठकुराइन, इसमें इसका नहीं इसकी उम्र का कसूर है। इस उम्र में नौजवान गलतियां किया ही करते हैं। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, अक्लमंद वो होता है जो अपनी गलती सुधार ले। पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का दिल दुखाऊं, लेकिन मैंने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मैं उसे वचन दे चुका हूं। तो फिर मेरा फैसला भी सुन ले। अगर तू उस लड़की को घर में लाया तो मैं जहर खा लूंगी। ठकुराइन, इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ हमें है। जरा सोचो तो सही, भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है। अगर हम उसे खुश नहीं रख सके तो हमसा निर्दयी माँ बाप पर कौन होगा? उसी की खुशी के लिए ही तो मैं कह रही हूँ। हमें मालूम है, लेकिन ठकुराइन ये ऐसा मामला है जिसमें उसकी खुशी ही हमारी खुशी होनी चाहिए। ठीक है, मगर ये शादी विलायत से आने के बाद होगी। ना 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 ठकुराइन, बुजुर्गों का कहना है शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों बेटे, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ?
लक्ष्मी, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें महसूस कर रहा हूँ। सच? जानती हो वो क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं, जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी तो तुम मुझसे और भी प्यार करोगी। और जब तुम 2 बच्चों की माँ बनोगी तो और भी ज्यादा प्यार करोगी। लेकिन तुम तो विलायत जा रहे हो। जुदाई की घड़ियां मैं कैसे बिताऊंगी? परेशान नहीं होते, दिन यूं ही बीत जाएंगे। आज की रात का हर पल महसूस ही नहीं होने देगा कि हम एक दूसरे से जुदा हैं। लक्ष्मी, जीते रहो, ध्यान से पढ़ाई करना बेटा, खानदान का नाम रोशन करना। आपके आशीर्वाद से जरूर होगा पिताजी। अपना ख्याल रखना बेटे। माँ, लक्ष्मी का ख्याल रखना। लक्ष्मी, उदास नहीं होते, वक्त यूं निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, खतों का जवाब जल्दी देना। रोते नहीं है, पगली कहेगी। जीते रहो। प्रणाम बाबूजी। भगवान तुम्हें सफलता दें। मोहन, ए मोहन! अबे क्या बात है, शोर क्यों मचा रहा है? अरे डार्लिंग, तू शोर मचाने की बात कर रहा है, मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान उड़ के चला जाऊं। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे प्यारे लाल, हम बाप बनने वाले हैं। अरे वाह बेटे, मुबारक हो, यानी कि हमारी कैटेगरी में आ गए। कितना प्यारा है ना बेटा, बिल्कुल विजय जैसा है। By virtue of the authority vested in me as Vice Chancellor of this university, I confer upon you the degree of Master of Medicine. क्या है? मामा, पिताजी का तार आया है। दादाजी कहते हैं वो कल आ रहे हैं। सच? अच्छा। अरे, तुझे तो भूल ही गई। तू भी तो मेरा पप्पू ही है। चल जा। आओ बेटा आओ, जीते रहो जीते रहो। अच्छे तो आपका आशीर्वाद है पिताजी। अरे माँ, मेरी अच्छी माँ, जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। पिताजी, 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 आप हमारे लिए क्या लाए हम हैं? अपने बेटे के लिए बहुत कुछ लाए। चल बेटा, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल जी। अच्छा, तो ये है जूनियर विजय। अच्छा, आना। बेटा, ये है मेरा दोस्त मोहन। पिताजी नमस्ते बेटे। माँ नमस्ते। और तुम्हारी भाभी। पिताजी, मोहन हमारे साथ रहेगा यहाँ छुट्टियों में। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसे अपने ही घर समझो बेटे। अरे बंसी, साहब का सामान मेहमान खाने में ले जाओ। चलो नहा धो के थोड़ी देर आराम करो, शाम को पार्टी है। पार्टी? हाँ, तेरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने की खुशी में बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हाँ, आओ बेटा आओ। आओ आओ। हम अपने पप्पू राजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आए। ये देखो, जिप खोली।
कैसा लगा बेटे? अच्छा है ना? अच्छा है ना माँ? तो खेलो। ये घड़ी कैसी है? अच्छी है। अच्छा। मोहन ने तुम्हारे लिए खरीदी है। मेरे लिए? हाँ। और आप क्या लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए ये मोहन है ना, मोहन बहुत ही प्यारी चीज। उसके भी अपने पप्पू जितना बेटा, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। अगर दोनों के यहाँ लड़के हुए तो? अगर दोनों के यहाँ लड़के हुए तो फिर से ट्राई करेंगे। पप्पू। पप्पू, बेटा तुम दादा और दादी को जाकर अपने खिलौने क्यों नहीं दिखाते? दादी माँ को? हाँ, दिखाओ ना, अच्छे खिलौने हैं। अभी दिखाता हूँ। शाबाश 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 मेरे बेटे। मैं गर्म पानी भेजती हूँ आपके अरे। लिए। कहाँ? इस वक्त गर्म पानी की नहीं, गर्म सांसों की जरूरत। छोड़िए ना, वो लोग क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? यही सोचते होंगे, इतने दिनों के बाद मिले हैं, दुख सुख की बातें करते। इतनी भी क्या बेसब्री, रात तो हो जाने दीजिए। तुम आंखें बंद कर लो, रात हो जाएगी। मुबारक हो ठाकुर साहब। बहुत बधाई हो ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। अजी विजय बाबू ने तो गांव की नाक नौकरी। अजी गांव की क्या, सारे शहर की नाक ऊंची कर दी विजय बाबू ने। अजी विलायत से डॉक्टरी पास करके आए हैं। भाग्य हो तो आपकी बहू जैसे। भगवान करे ऐसी बहू सबके घर में आए। ये तो साक्षात लक्ष्मी है। बिल्कुल। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ग्रेट फादर एंड ग्रेट सन। हेलो छोटे ठाकुर। इस इलाके के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर सुंदर सिंह। हेलो। प्लीज टू मीट यू। मीट माय फ्रेंड मिस्टर मोहन सक्सेना। लंदन में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नाइस मीटिंग यू टू। थैंक यू। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम छोटे ठाकुर। अरे काका कैसे हैं आप? छोटे ठाकुर, पोस्ट मास्टर साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? भगवान जाने, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। पहले ही बस पकड़ कर आ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे गांव में वैद्य जी है ना? वैद्य जी किसी काम से शहर गए हुए हैं, परसों आएंगे। इसीलिए छोटे ठाकुर साहब के पास आया हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? विजय पार्टी छोड़ के तुम्हारे साथ जाएगा? पार्टी तो चलती रहेगी, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मोहन? हाँ अंकल, मरीज को देखना डॉक्टर का पहला फर्ज है। लेकिन बेटे तुम तो जानते हो आने जाने में 4-5 घंटे लग जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना कीजिए, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मोहन, तुम मेरे साथ चलोगे? खैर छोड़ो, तुम ये रहो, मैं नहीं मैं चलता हूँ, शायद कोई काम आ सकूं। थैंक्स, कम। मुबारक हो ठाकुर साहब। शुक्रिया। आपने उसे जाने क्यों दिया? ओह, मैंने बहुत मना किया ठकराइन, लेकिन मरीज को देखने की बात थी और वो भी उसके ससुर, तो चला गया। इसके खानदान वाले जब तक कोई विघन न डाले हमारे यहाँ शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। ओह, अब छोड़ो भी, कह के गया है कि जल्दी आ जाएगा। माफ करना बेटा, आज तुम्हें बड़ी तकलीफ दी। बड़ी इच्छा थी तुम्हारी पार्टी में आने को, लेकिन तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। पता नहीं लक्ष्मी और पप्पू को फिर से देख भी पाता हूं या नहीं। दिल छोटा मत कीजिए मास्टर जी, हर बीमारी जान लेकर तो नहीं जाती। ये बीमारी तो मेरी मौत ही बन जाएगी। पिताजी, मौत तो किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। इंसान को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जी हाँ, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी और पप्पू को मेरा प्यार दे। अच्छा मास्टर जी। जब पार्टी खत्म हो जाएगी, सब लोग अपने घर चले जाएंगे, तब वो आएगा। ओहो ठुकराइन, ठाकुर साहब, 11 बज चुके हैं और लोग काफी बोर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए, और म्यूजिक खत्म होने तक वो लोग भी वापस आ जाएंगे और फिर सब एक साथ मिलकर खाना खा लेंगे। क्या ख्याल है आपका? आप ठीक कहते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो।
यहाँ जल्द से जल्द पहुंचने के ख्याल से विजय वापसी में बहुत तेज रफ्तार से जीप चला रहा। विजय, यार जरा ऐसा गाड़ी चला, रास्ता खराब है। तू फिक्र ना कर मोहन, इन खराब रास्तों पर तो मैं बचपन से गाड़ी चलाता आ रहा हूँ। ये डायन मेरे जवान बेटे को खा गई। मैं कहती हूँ ये पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? इसे जवानी में हैजा क्यों नहीं हो गया? मैंने तो यही चाहा था कि ये घर में ही ना आए, लेकिन क्या मालूम इनकी बुद्धि को क्या हो गया था। इन्होंने मेरी एक न सुनी, और उस भिखारी बाप को भी उसी दिन बीमार पड़ना था। अरे यहाँ किसी को भेजने से पहले वो बूढ़ा खुद क्यों नहीं मर गया? चुड़ैल अपने पति को खा गई, अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो मुझे खा ले, सारे खानदान को निकल जा। मुझे भूख नहीं, ले जाओ। कहाँ न ले जाओ? भाभी, तब तक ऐसी भूखी रहोगी? जो होना था हो गया। इस तरह खुद को कष्ट दोगी तो उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, और किसी के लिए ना सही। आपको पप्पू के लिए तो जीना ही है। हाय हाय, अभी पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ गैर मर्द के साथ आग मटक्का हो रहा है। हे भगवान, हम जिसे लक्ष्मी का साक्षात रूप समझते थे वो तो राक्षसनी निकली। इस घर का चिराग बुझ गया इसी अभागन के कारण। हाँ बहन, भगवान बचाए इस मनहूस के साये से। डायन अपना झूठा खाना खिला रही है उसे। बेटे के बाद मेरे पोते पे नजर है। माँ, माँ। मत कह उसे माँ, वो माँ नहीं, डायन है, चुड़ैल है। चल यहाँ से, मैं कहती हूँ चल चल। बीवी जी, मालकिन का हुक्म है कि आज से घर के कपड़े लत्ते आप धोएंगी। ये लो, ये यहाँ भी आ गई। ठाकुरायन की तो मती मारी गई है। दूसरी सास होती तो चुटिया पकड़ के माँ बाप के घर भेज देती। इस मनहूस को तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सोच क्या रही है? दफा हो यहाँ से। घबराओ मत बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। पता नहीं भगवान इस पर इतना निर्दयी क्यों हो गया है। बापूजी कैसे हैं काका? बोलिए ना। मास्टर जी अभी दुनिया में नहीं रहे बिटिया। नहीं, 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 नहीं। भगवान मैं क्या करूं? शंभू, राजू, रामकली, आज मंदिर में कीर्तन है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। तुम लोग भी अपना काम जल्दी खत्म करके वहीं आ जाओ। हाँ माँ जी, मैं भी मंदिर। जन्म जली, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने पति को निगल गई, और अभी उसका तेहरवा भी नहीं भुला पाए थे कि बाप को खा गई। तुझ जैसी मनहूस औरत को मंदिर में ले जाकर पूजा को अपवित्र करना है क्या? तेरा ठिकाना मंदिर नहीं, नर्क है, नर्क। चलो जी। माँ बनने वाली है।
है? किससे माँ बनने वाली है? ठुकराइन की बहू, ये कैसे हो सकता है? वर्षों बाहर रहने के बाद जिस दिन उसका पति घर आया उसी रात चल बसा। पति से मिले बिना ही माँ? अरे मैं ना कहती थी, पराये मर्द से आंख मटक्का करने के बाद ये नहीं होगा तो और क्या होगा? कलंकिनी, उल्टा, किसका पाप है तेरे पेट में? माँ जी, कहाँ मुंह काला किया तूने? पिताजी, आपके चरणों की सौगंध, ये आप ही की बेटे की निशानी है। झूठ बोल रही है कलमुई। जिस दिन हमारा बेटा घर आया उसी रात को तू उसे खा गई। पिताजी, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं कर सकता। सारे गांव में तेरे पाप के चर्चे हो रहे हैं। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। निकल जा हमारे घर से बाहर, निकल जा। माँ गई तेरी माँ। चल इधर हो। भगवान के लिए मुझे मेरे बेटे से अलग मत कह बेटा, तू माँ नहीं वेश्या है, वेश्या। चलो कुचवन। तशरीफ रखिए बीबी जी। जल्दी चलो। चलो, जल्दी से उस इक्के का पीछा करो। इक्का रोको कोचवान, नहीं तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। भगवान के लिए इक्का मत रोकना। ये लड़की घर से भागी हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इक्का मत रोकना। और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। बदमाश है ये लोग, मेरा पीछा कर रहे हैं। जल्दी। और तेज पकड़ो उसको। जल्दी चलो, और तेज। इक्का को कोचवान, नहीं तो पकड़वा कर आएंगे तुमको। हे भगवान, जल्दी और जल्दी। दीदी जी, आपको जाना कहाँ है? घोड़ा कब तक इस रफ्तार से भागेगा? आखिर ये भी जानवर है। अच्छा, मुझे यही उतार दो। ये दो। शुक्रिया। मदद करो, मुझे बचा लीजिए। बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं माँ जी। आओ मेरे साथ। चलो। शोभा देवी उर्फ तमंचा भाई, उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो हमारी भतीजी है। झूठ बोल रहे माँ जी, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। घबराओ मत, दरवाजा बंद करके कमरे में चुपचाप बैठ जाओ। मैं अभी आई। क्यों नेहा, क्या तकलीफ है आप लोगों को? लड़की को हमारे हवाले कर दो तमंचा भाई, वरना मुन्ने, ये खिलौना नहीं है, हाथ कट सकता है। गला भी कट सकता है तमंचा भाई।
गूंगे। अरे बाप रे, बस आज के लिए इतना ही सबक काफी है। दरवाजा खोलो बेटी। अब कभी भूल कर भी इस तरफ नहीं आएंगे वो लोग। माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मगर बेटी, ये तो बताओ कि तुम आई कहाँ से हो? कहाँ जाना चाहती हो तुम? जहन्नुम से आई हूँ, नई जिंदगी की तलाश में। जहन्नुम से आई हो? नई जिंदगी की तलाश में? तो फिर बेटी ये समझ लो कि तुम अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। हाँ सच माँ जी। माँ जी, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, नाचना गाना सिखा सकती हूँ, सिलाई बुनाई कर सकती हूँ। माँ जी, मैं बर्तन तक मांजने को तैयार हूँ। ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा, और आज से तुम इस घर को अपना ही घर समझो। सच माँ जी? हाँ हाँ। ये रहा भड़वा। नीचे उतर भड़वे। ये हरामजादा नीचे नहीं उतरेगा, पुलिस को बुला। हाँ हाँ, अब ये हराम को इस चौक में नहीं रह सकता। मैं कहती हूँ इसका मुंह काला करके इसे गधे पे बिठा के सारे चौक में घुमाओ। मुंह काला करके और बिल्कुल नंगा करके। हाँ हाँ, बिल्कुल नंगा करके। मैं खुद ही नंगा हो जाता हूँ। ये क्या हो रहा है? अब्बू से क्या पूछती है तमंचा बाई? हमसे पूछे कि क्या हो रहा है। तमंचा बाई, ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है। ओहो, आखिर हुआ क्या है? मैंने अंग्रेजी अड्डा मंगाने के लिए 50 रुपए दिए थे। हाय हाय, तुम अपने 50 रुपए के लिए रो रही हो? ये मजनू की औलाद हम दोनों बहनों के 100 रुपए खा गया। मेहनत की कमाई के थे। क्या कहा? हाय हाय, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, मैंने पैसे लिए हैं, मगर मैंने किसी के पैसे खाए नहीं। खाए नहीं तो फिर गए कहाँ पैसे? वो मैं जुए में हार गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, सबके पैसे मिल जाएंगे। हाय, मैं वारी जाऊं। लेकिन दोबारा किसी ने इसे पैसे दिए तो? अरे तमंचा भाई, ऐसा मत करना। तुम्हारा कोठा उजड़ने के बाद इसी तोड़ जोड़ पर तो जिंदा हूँ। उजड़े कोठे कभी आबाद भी हो जाते हैं अब्बू मियाँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। आशा से निराशा बनती है। कैसी लगी? हाय हाय हाय, कयामत है। कसम है अब्बू की दलाली की, लोगों के घर बिकवा दूंगा तमंचा भाई। आ जाएगी बेटे, आ जाएगी। रोज आप कहते हैं आ जाएगी मगर आती नहीं है।
बच्चे को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। दादी माँ, बताओ ना कहाँ गई है मेरी माँ? बेटे, तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। कब आएगी वहाँ से? जो एक बार भगवान के घर जाता है ना, वो लौट कर नहीं आता। तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। अब तो तू मुझे ही अपनी माँ समझ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटी। मैं जो कुछ करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए करूंगी। लेकिन माँ जी, ये कपड़े, ये जेवर मैं नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? मुझे शोभा नहीं देते। तुम्हें क्या शोभा देता है और क्या नहीं देता, ये मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अगर तुम सचमुच मुझे अपनी माँ समझती हो तो। माँ। हुजूर, उस नायाब हीरे की शान में एक शेर अर्ज करना चाहिए। सेठ जी, अर्ज किया है कि दाग आफताब में है। आफताब में है? वही वाह। दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। मामा, क्या हकीकत बयान की है? चांद और सूरज दोनों में ही दाग है। जी हाँ, दाग आफताब में है, धब्बे महताब में। अब हुजूर किसको लाऊं मैं उसके जवाब में? आ गई थी। कसम खुदा की, इसका हुस्न तो जोगी को भी भोगी बना सकता है। इस खंजर को कहाँ छुपा कर रखा था तमंचा भाई? पहला बात, हम खाएंगे तमंचा भाई, कीमत तुम्हारी और गर्दन हमारी। माफ कीजिए, मैं फिर दावतनामा भेजूंगी। हो गई। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझको, जाने दो, छोड़ दो मुझे। एक बार जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा कर दूंगी। लड़के, शायद तुझे मालूम नहीं कि इस चार दीवारी में से किसी की आवाज बाहर नहीं जाती। इसलिए अक्ल से काम ले, मेरी बात मान। शहजादी बनकर रहेगी। नहीं बनना मुझे शहजादी, जाने दो मुझे, जाने दो। हाँ, जाने दो। भागो। दूंगा। हाँ, अब गौर से सुन लो मेरी बात। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देती हूँ और उसके बाद अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लाने के लिए इस गुंगे को तुम्हारे साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी। ख्याल रहे, ये गुंगा अपने काम में बहुत माहिर है। नहीं, मुझे जाने दो। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अब्बू, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये लड़की मान जाएगी क्या? आपका क्या ख्याल है? तेवर तो उसके अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसकी बख्शी हुई इस नेमत को हम किसी कीमत पर भी हाथ से जाने नहीं देंगे। आज वो दरिंदा अकेला इस कमरे में छोड़ दिया जाएगा। मैं कैसे अपनी रक्षा करूंगी? मैं कैसे? नहीं, इससे पहले कोई मेरे शरीर को छुए, मैं आत्महत्या कर लूंगी। हाँ,
आत्महत्या। नाथ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारी आखिरी निशानी को लेकर। आखिरी निशानी? नहीं नहीं, मैंने आत्महत्या की तो इसकी हत्या होगी। ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तो मैं तमंचा भाई के कदमों पे सर रखकर दया की भीख मांगूंगी। आखिर वो भी तो औरत है, कैसे नहीं पिघलेगी। माँ। तमंचा भाई तुम्हारा जवाब जानना चाहती हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब हाँ में है? नहीं। तो फिर उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं। मैं उनके कदमों पे सर रख कर दया की भीख मांगना चाहती हूँ। तुम अपना ही नहीं, उनका भी बख्शाया करोगी। मेरे जीते जी कोई मुझे छू नहीं सकता। चंद ही लम्हों के बाद तुम एक मसला हुआ फूल बन जाओगी। अबू भैया, अबू भैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो अबू भैया, मेरी रक्षा करो अबू भैया, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भैया। क्या कहा तुमने? मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। भैया? तुमने मुझे भैया कहा? मुझे रिश्ते से पुकारा? मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप कौन है, मेरा मजहब क्या है। जब से होश संभाला अपने आप को इन्हीं कोठों पर पाया मैंने। दुनिया वाले हमेशा मुझे हप्पू दलाल, हप्पू फड़वा कहकर पुकारते रहे। जिंदगी भर मेरे कान तरसते रहे कि कोई कभी मुझे बेटा, भाई कहकर पुकारे। लेकिन आज तुम्हारी जैसी मासूम लड़की ने मुझे भैया कहा। मैं इस रिश्ते की लाज रखूंगा बहन। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ छू भी नहीं सकता। भैया, मुझे यहाँ से ले चलो भैया। ये मेरे बस से बाहर है बहन। तमंचा भाई की ताकत को तुम नहीं जानती। गूंगा जैसे न जाने कितने बदमाश उसके गुलाम हैं। लेकिन एक रास्ता है। क्या? तमंचा भाई को दौलत चाहिए, तुम नाच गाकर उसके कौन कहता है कि ये पाप है? बहन, अगर ये पाप है तो रेडियो, सिनेमा, नाटक में नाचने गाने वाले सभी पापी हैं। हाँ बहन। बहन, मेरा विश्वास करो, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। लक्ष्मी, हब्बू भैया की बात मान ले। ये कैसे हो सकता है? तू कौन है? तेरा वजूद तो उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन तेरे पति का देहांत हुआ। अब तो वाइफ बन के रह या समाज की ठुकराई हुई विधवा, क्या फर्क पड़ता है? याद रख, अब तेरी जिंदगी तेरे अपने लिए नहीं बल्कि उस मासूम के लिए है जिसे तू जन्म देने वाली है। तुझे बलिदान देना है, जी कर, मर कर नहीं।
क्या फैसला किया है तुमने? साजिंदों को बुलवाइए। आज से तुम नीलम बाई कहलाओगी। दो बज रहे हैं, इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोला, नहीं तो तोड़ दे तमंचा भाई। पधार ठाकुर पधार। बहुत दूर दूर तक तोरे कोठे की धूम मची है तमंचा भाई, और हमके खबर नहीं की हूँ। आजकल तो हर राज कोने जंगल में हो, हमके पता नहीं, खबर कहाँ दई? कौनो मुजायका नहीं, हम खुद ही हाजिर हो गए। भवानी माँ की सौगंध ऐसन लागत बा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आयल है। तमंचा भाई, ई मोरनी का नाच हमरे अड्डे पे हुई। ठाकुर, ठाकुर, एक अर्ज है, ये छोकरी इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी। आज हमके बड़ी खुशी भई कि केहू हमरे सामने ना कहे कि हिम्मत तो कीस। है अब्बू, क्या कहत रहे तू कि छोकरिया इस कोठे से बाहर नहीं जाएगी? नहीं ठाकुर, ई जगह बंदूक दागे का नाही, पुलिस। तनिक एक बार फिर से कहा बबुआ। ठाकुर, जब तक जी चाहे यहाँ इसका नाच देख लो, लेकिन मेरी हड्डियां चूर चूर कर दो ठाकुर, लेकिन मेरी इल्तिजा कबूल कर लो। इल्तिजा कबूल कर लो, गली के कुत्ते। ठाकुर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सिद्ध मत करो। हराम जादे, ई बाजारू औरत के खातिर वो मेरी बहन है। अपने अल्फाज वापस ले ले ठाकुर। नहीं, हटा। अब्बू, हम अपन हार कबूल करता ही। आज हमसे बड़ी भूल हुई अब्बू, बहुत बड़ी भूल हुई हमसे। ये तो हम भूल ही गए कि औरत की आबरू बचाए वाले की मदद तो ऊपर वाला भी करत है। जियो अब्बू, जियो। भैया, नहीं, भैया। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा भाई आया होता। क्या हुआ? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। रात भर बेचारी मुजरा करती है, रोज सुबह को हम दोनों को गीता का पाठ सुनाती है, थक जाती होगी। ये बात नहीं है माँ जी। फिर मुबारक हो अब्बू, मुबारक हो, तुम मामा बनने वाले हो। मैं अभी आई। सच? तुम यहाँ बैठो, मैं मिठाई लेके आता हूँ। अब्बू भैया, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो बोलो। मानोगे ना? अरे कमाल करती हो, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और मुझसे पूछती है कि मैं मानूंगा? अरे मैं आज तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। बोल। पप्पू को देखने के लिए बहुत जी चाहता है।
पप्पू को? लेकिन अब ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एक बार, भले ही दूर से हो। अच्छा, और बोल, और क्या चाहिए तुझे? बस। बस। वो जो लाल कमीज वाले के दाएं में खड़ा है, वही मेरा पप्पू है। अच्छा, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। तुम उस पेड़ की आड़ में छुप जाओ, जाओ। अरे खिलौने वाला, नाचते खिलौने, झूमते खिलौने, हर बच्चे के लिए खिलौने ही खिलौने। आ जाओ बच्चों, नए नए खिलौने देखो। आ जाओ बच्चों, कौन सा खिलौना चाहिए? हवाई जहाज चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए, गुड़िया चाहिए? बताओ, ये है बंदर जो उचकता है, और यह है भालू जो ढोल भी बजाता है और ड्रम भी बजाता है, और यह है रेलगाड़ी, ये तुमने पटरी पर बिठाई और इसने अपनी दौड़ लगाई। और ये है बैट और ये है बल्ला। मजा आया? हाँ। और ये है भगवान जी, मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया। इनके चरणों में फूल चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे, और अगर इन्हें तुम दूर से नहलाओगे तो जो मांगोगे पाओगे। जो मांगोगे पाओगे? हाँ बेटे। मेरी माँ इनके घर गई है, मांगूंगा तो ये मुझे दे देंगे। पप्पू, बोलो ना, ये मेरी माँ को क्या मेरे पास भेज देंगे? बेटे, तुम अपनी माँ को बहुत चाहते हो? ये तो अपनी माँ के लिए हवाई जहाज खरीदेगा। हाँ, हमें रोज खर्चने के लिए 25 पैसे मिलते हैं। हम उन्हें खर्चते नहीं, जमा करते हैं। क्यों बेटे? जब हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, हम एक हवाई जहाज खरीदेंगे और आसमान में उड़कर अपनी माँ को लेके आएंगे। बेटे, तुमने ये हाथ पर क्या गुदवाया हुआ है? माँ। माँ? बहन, अब तुम उसे भूल जाओ जिसे छोड़ आई हो। उसकी चिंता करो जो इस दुनिया में आने वाला है। मेरी भांजी। हब्बू चुप कर, भांजी। मेरी तो पोती है, पोती मेरी गीता। मैंने तो इसका नाम भी रख लिया गीता, ये क्या कर रही हो? मम्मी, हम भी नाचेंगे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। हब्बू भैया, हब्बू भैया। क्या हुआ बहन? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? इस बच्चे की खातिर मैंने ये जिंदगी अपनाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी का साया भी इस पर पड़े। ठीक है, तुम्हारा साया बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम काली रानी बिटिया को दिल्ली शहर किसी ऐसे स्कूल में दाखिल करवा देंगे जहाँ बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ परवरिश भी होती है। हम ज्योतिषाचार्य लिंगा स्वामी, हमको सब मालूम जी। तुम्हारा नाम 2 अक्षरों का जी। हेमा, रेखा, सीता, गीता, हमको मालूम जी। तुम्हारा नाम 3 अक्षरों का जी। राकेश, मुकेश, विशन, किशन, हमको मालूम जी। आइयो, तुमको किशन बहुत अच्छा लगता जी।
हमको मालूम जी, तुमको गीता बहुत अच्छा लगता जी। हमको मालूम जी, यू बोथ मेड फॉर ईच अदर जी, एक दूजे के लिए। गीता, अरे अये, तुम किधर जाता जी? हमरा फीस देकर जाओ जी। नमस्ते मामा जी। माँ, क्या कर रही थी बेटी? कुछ नहीं माँ, वो जरा ज्योतिषी की बातें सुन रहे थे। माँ, ये मेरे क्लासमेट नमस्ते माँ जी। हमने सब सुन लिया है। किशन, मेरे मामा जी। नमस्ते माँ। मामा जी। नहीं नहीं बेटी, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने ये समझा था कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि नई जिंदगी तुमने मुझे दी है। मुबारक हो अजय, मुबारक हो। क्या खेलता है यार। दोस्तों, तो मेरे हारने की खुशी, मेरा मतलब अजय की जीतने की खुशी में अगले इतवार की रात को मेरी तरफ से पिकनिक पार्टी। कमान अजय। अजय जैसा बैडमिंटन प्लेयर यूपी में दूसरा नहीं है। बैडमिंटन ही क्या, उसका तो हर गेम में जवाब नहीं। और मजे की बात तो यह है कि इतना ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है ये। हाँ, अरे वो तो नाक है इस कॉलेज की। लेकिन सर, दुख इस बात का है, काबिलियत की तरह अजय की किस्मत नहीं है। क्यों? बेचारा सपने देखा करता था, जिस तरह बाप ने विलायत से डॉक्टरी पास की, वो भी वहां से वकालत पास करे, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। क्यों? वो तो किसी बड़े जमींदार घराने से है ना? है तो, लेकिन अब सिर्फ बेचारे के पास घराना ही रह गया है, जमींदारी तो खत्म हो चुकी है। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है वाकई। बेचारे की बैड लक। अबू भैया, मेरा बेटा विलायत से वकालत पास करेगा। विलायत में? लेकिन बहन, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कितने रुपए लगेंगे? मैं अनपढ़ क्या जानूं, मेरी मोटी बुद्धि के हिसाब से तो कम से कम 40-50 हजार लगेंगे। ठीक है, मैं मोती सेठ से बात करूंगी। आजा बेटी मोती सेठ। आहा, कदमों की आहट पहचान ली? जी नहीं, वक्त की पाबंदी। आइए। आदाब। अरे तुम्हारी इसी अदा ने तो हमें तुम्हारा पाबंद बना दिया है नीलम बाई। न, 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 न। आज साजिंदर नजर नहीं आ रहा है। जी बुलाए नहीं, मुझे आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज करना है। जहनसी, हमें तन्हाई के काबिल तो समझा, फरमाइए। मुझे 40,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। खैरियत? मेरी एक सहेली को इलाज के लिए अमेरिका जाना है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। 6 महीने में लौटा दूंगी। यूं मुंह पे तमाचा मारोगी? अरे 40 क्या, 50-60 लो, लेकिन कभी हमें समझने की कोशिश तो करो। मोती सेठ, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? तुम समझते क्यों नहीं नीलू? हम सिर्फ तुम्हारा नाच गाना सुनने थोड़े ही आते हैं। तो हम तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। मोती सेठ, देखो नीलू, अगर अब भी तुमने हमसे मोहब्बत न की तो ईमान से हम जहर खा लेंगे। अगर आप इस नियत से यहाँ तशरीफ लाते हैं तो बराए मेहरबानी आइंदा आप अपना और मेरा वक्त जाया मत कीजिएगा। वाकई
हमने आज तक बहुत वक्त और पैसा जाया किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं! 2 टके की लौंडी, तेरी ये मजाल। हाथ उखाड़ कर गली में फेंक दूंगा। निकल जाओ वहां से, निकल जाओ। मैंने तो सिर्फ रुपए उधार मांगे थे। ये जलील उधार मांगने के काबिल नहीं होते बहन। अप्पू की जरूरत से मजबूर होकर। बहन, जिस भगवान ने जरूरत पैदा की है वो खुद उसका हल भी निकालेगा, घबराओ मत। खैरियत सरकार, बहुत प्यास से नजर आ रहे हैं आप। ये प्यास उस दिन बुझेगी फजलू मियां, जब हम नीलम को अपनी बाहों में लेके उसका घमंड चूर चूर कर देंगे। अरे सरकार, ये खादिम किस दिन काम आएगा? ये जेवर कितने में खरीदेंगे आप? $15,000 दे दूंगा। सिर्फ 15,000? सोने के भाव घड़ो गिर गए हो नीलम भाई। ठीक है, 15,000 ही दे दीजिए। नाचीज को फजलू मलियाबादी कहते हैं। खान वकार खान का खादिम खास हूँ और इस वक्त उनका खासुल खास पैगाम लेकर आप तक हाजिर हुआ हूँ। आइए अंदर बैठिए। बैठना मेरे उसूल के खिलाफ है, क्योंकि जिंदगी में बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ हूँ। खैर कहिए क्या पैगाम है? शहर के हर आम और खास की जबान पर नीलम बाई के चर्चे और खान साहब अपने घर पे एक महफिल करवाना चाहते हैं। घर पे? फजलू मियां, नीलम बाई बाहर के मुजरे नहीं लेती। खान साहब से कहिए यहीं तशरीफ ले आए। खान साहब किसी के कोठे पे तशरीफ नहीं ले जाते। ओह, तब तो मुश्किल होगी। मुश्किल का एक हल है। ये 20,000 रुपए बयाना और बाकी के 20,000 मुजरे के बाद, और मुजरे की जगह ना आपका कोठा और ना खान साहब की कोठी। गुमटी के किनारे किसी तन्हा खूबसूरत से मुकाम पर खान साहब का खेमा डलवा देते। फजलू मियां, नीलम बाई नहीं मानेगी। मुजरा कोठे पर ही होगा। भैया, मुजरा खेमे में होगा। शुक्रिया। नवाब साहब से कह दीजिए नीलम पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आधा वर्जे, आधा वर्जे। लेकिन बहन, तुम्हारे उसूल? अप्पू के लिए उसूल तो क्या, मैं अपनी। नवाब साहब, नवाब साहब, सेठ! क्यों हबू, उस दिन तू मेरा हाथ उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था ना? कमीने, आज मैं तेरी आंखें नोच के तुझे गोमती में फेंकवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, तेरी बहन के साथ हिसाब चुकता करने के बाद। छोड़ दो मुझे। इस भरवे को उठाकर बोरी में बंद कर दो। खेमे में देखो, अमा उस खेमे में देखो क्या तमाशा हो रहा है। हरामजादों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाके देखो कौन है वो लोग। अमा हुजूर, आप क्यों खामखा तकलीफ कर रहे हैं? हम खुद ही हाजिर हो गए हैं। कौन हो तुम लोग? आपके बच्चे हैं हुजूर। मुंह लगने की जरूरत नहीं, यहाँ क्यों आए हो? अमा हुआ यूं हुजूर कि हमने दूर से खातून को आप पर हाथ उठाते हुए देखा, बस हम डर गए और आपकी मदद के लिए हाजिर हो गए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, और ना ही हमारे जाती मामले में दखल देने की कोई जरूरत है। चलिए यहाँ से। देखिए साहब, हमने आपको बाप का दर्जा दिया है। जब तक हम उस देवी के दर्शन नहीं कर लेते जो हमारे पिताजी के साथ जाति कर रही थी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? वो क्या तुम्हारी चाची लगती है? चाची नहीं जनाब, यूं समझ लीजिए कि माँ लगती है। आपको कोई एतराज? देख क्या रहे हो? तोड़ दो सर हरामजादों के। अमा आप तो दंगा फसाद तो कर रहे हैं।
मोहतरमा, हमने दूर से देखकर ही समझ लिया था कि आप मुसीबत में हैं, इसीलिए अपना फर्ज अदा करने के लिए हम हाजिर हुए। कोई और खिदमत हो तो बताइए। जालिमों ने मेरे भाई को बोरी में बंद किया हुआ है। कौन हो तुम? इन सब का शुक्रिया अदा करो भैया। आज इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो हरामजादा सेठ और उसके आदमी कहाँ हैं? हमने उन्हें मार मार कर भगा दिया। भगा कर दिया? मुझे उस हरामजादे का खून पीना है। सेठ! कानून को हाथ में मत लीजिए, जुर्म है। कोई और खिदमत हो तो बताइए। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान किस बात का? ये तो इंसानियत का एक फर्ज है जो हमने अदा किया। चलिए आप लोगों को किसी महफूज जगह पर पहुंचाई देते हैं। आइए। बहन, दिल पर जरा काबू रखना, कहीं ऐसा ना पप्पू को करीब से देखकर सिसकियां भरने लगो। तुम बेफिक्र रहो। फरमाइए। हम अंदर आ सकते हैं बेटे? तशरीफ लाइए। बैठिए। बेटे, मेरा नाम असलम है और यह है मेरी बहन सलमा। आदाब। बेटे, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूँ। अब खैर तुम क्या पहचानोगे, तुम तो इतने से थे जब मैं हिंदुस्तान छोड़कर कारोबार के लिए दुबई चला गया था, और अब तकरीबन 17 बरस के बाद वापस आया हूँ। आते ही अपने दोस्त विजय के बारे में मालूम किया तो अल्लाह उसे जन्नत बख्शे। मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा चाचा, जिसके माँ बाप दोनों ही बचपन में छोड़कर चले गए। उस मालिक की मसलहत को तो वही बेहतर जानता है बेटे। बहरहाल इस वक्त तो मैं तुम्हें ये 55,000 रुपए देने आया हूँ। जी, 55,000 रुपए मुझे किस लिए? बेटे, दुबई जाते वक्त नया कारोबार शुरू करने के लिए ये मैंने तुम्हारे वालिद से उधार लिए थे। मालिक ने बरकत दी तो ये वापस करने चला आया। बेटे, ये तुम्हारी ही अमानत है, रखो। अच्छा, तो अब चलते हैं, बहुत लोगों से मिलना है। आओ बहन। मेरी आदब। ये क्या बहन, इतना बड़ा फर्ज निभाकर भी तुम्हारी आंखों में आंसू? खुशी के हैं भैया, अब तो एक ही अरमान है, अजय की तरह गीता को भी उसकी मंजिल तक पहुंचा दूं, उसके हाथ पीले कर दूं। माँ को आजकल मेरी ही चिंता लगी रहती है। मेरी माँ को भी कहती है, बहू ले आओ तो गंगा नहा लो। अरे बारिश आ गई। चलो जल्दी चलो वरना भीग जाएंगे। कम ऑन। ओह गॉड। अरे बारिश तो बहुत होने लगी। आओ उस पेड़ के नीचे चले। हाय राम, मैं तो बिल्कुल भीग गई। भीग कर तुम और भी सुंदर लग रही हो। तुम्हें प्यार करने को जी चाहता है गीता। नहीं किशन। क्यों? शादी से पहले ऐसा प्यार पाप होता है। नाराज हो गए? बोलो ना। गीता, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था, अब मैं तुम्हारी पूजा भी करूंगा, और उस पूजा में अपनी देवी को बिठाने के लिए हम फैसला करें। अपनी अपनी माँ को एक दूसरे से मिलाने के लिए हम आज इसी वक्त से कोशिश करेंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हेलो गीता। हेलो। मामा जी नहीं आए? इसकी नानी की तबीयत खराब थी, उन्हें देखने बनारस गए हैं। ओ, आइए ना। माँ, देखो कौन आया है।
आइए आइए बहन जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। गीता आपकी बहुत तारीफ करती है। गीता खुद ही तारीफ के काबिल है। किशन बेटा, जाओ हाँ? जलपान का इंतजाम करो। अभी लाया। जाओ बेटी, तुम भी किशन का हाथ बटाओ। जाओ। जी। बहन जी, किशन मेरा इकलौता बेटा है, शायद इसीलिए एक ही तमन्ना है, जल्द से जल्द बेटे का सेहरा देखूं। हर माँ की यही तमन्ना होती है बहन जी। तो फिर क्यों न हम दोनों अपनी तमन्नाएं पूरी कर लें। गीता और किशन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मुझे मालूम है। आपकी इजाजत हो तो। इजाजत कैसी बहन? ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। ये लो माँ। किशन, हमने तुम दोनों की शादी पक्की कर दी है। मुंह मीठा करने से पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। लो बहन, मुंह मीठा कर लो। ये किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है बहन? अरे मोती भैया, बड़े शुभ अवसर पर आ गए। इनसे मिलो। ये है लक्ष्मी देवी और ये है उनकी बेटी गीता, मेरी होने वाली बहू। नमस्ते। ये मेरे मुंह बोले भाई है मोतीलाल। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको शायद पहले भी कहीं देखा है। हाँ? जी। शायद। आपको कहीं संगीत का शौक तो नहीं? हाँ? मेरा मतलब है गाने बजाने का। जी, कोई खास नहीं। मेरा ख्याल है मैंने किसी संगीत सम्मेलन में देखा है आपको। हो सकता है भैया, ये लखनऊ की रहने वाली है और वहाँ तो संगीत सम्मेलन होते ही रहते हैं। अरे हाँ, जब तो कह रहा हूँ मैं। बैठो तो। नहीं अभी नहीं बहन, एक जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगा। अच्छा हाँ। अरे हाँ बहन, मेरा एक अजीज दोस्त है नीलम सेठ, उसका शायद फोन आएगा। उसे कह देना मैं अशोका होटल के सूट नंबर 224-25 में ठहरा हूँ, मुझे वहां मिल ले, कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ जी। दरवाजा खुला है। आओ। हमें यकीन था तुम जरूर आओगे नीलम। नीलम नहीं सेठ जी, इस वक्त एक माँ आई है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की की माँ भी हो। बैठो। अरे बैठो। माँ होने के नाते मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ हाँ जरूर कहो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने बड़ी तपस्या करके गीता को इस काबिल बनाया कि वो किसी शरीफ खानदान की बहू बन सके। और आज तुम्हारे सपनों का महल हमारे कदमों में है। सेठ जी, मैं आपसे दया की भीख मांगने आई हूँ। दया? और तुम पर? भूल गई वो तमाचा जो इस गाल पे मारा था? ये हाथ जिसे तुम्हारा दलाल भाई उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था? उसके बदले में जो सजा चाहे मुझे दे दीजिए, लेकिन दुनिया के सामने मेरा राज खोलकर मेरे बच्चे की खुशियों से मत खेलिए। खेलने का पेशा तो तुम्हारा है नीलम भाई, हम तो कारोबारी आदमी हैं, जो सिर्फ फसल बल्कि सूद भी कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम अपनी बच्ची की खुशियां चाहती हो तो तुम्हें हमारी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बोलो बोलो, तैयार हो? मिटा ले अपनी हवस। सेठ जी,
हो गया है आपको? ये दिल भी इंसान के पास बड़ी अजीब चीज है नीलम भाई। कहा तो तुम्हारा इतना दीवाना था और कहा आज तुम चाहती हो कि गीता की शादी उस घर में हो? हाँ। तो उससे पहले हमारी बनना पड़ेगा। नहीं, नहीं। सिर्फ एक रात के लिए। सेठ, वो आपकी बेटी के बराबर है। औरत को हम रिश्ते की नहीं, सिर्फ जरूरत की नजर से देखते हैं। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। एक तरफ तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी और तुम्हारी बेटी का उज्जवल भविष्य है, और दूसरी तरफ तुम्हारे सपनों का महल चकनाचूर है। हाँ, ठीक है। परसों कोठे पर तशरीफ ले आइए, मैं गीता को बुलवा लूंगी। हाँ। हमारी खुश नसीबी पर तो किसी को भी रश्क हो सकता है। असली मेजबान नजर नहीं आ रही। ट्रेन के पहुंचने का वक्त हो गया है, कुछ ही देर में आ जाएगी। ये कुछ देर ही तो हमारे लिए कयामत बन जाएगी। इस कनीज के होते हुए इजाजत हो तो इंतजार की घड़ियों को रंगीन बनाने की कोशिश करूं। आहा, नेकी और पूछ-पूछ। आहा, इस खिदमत का मौका भी आज हम ही को दीजिए। जरा नवाजी का शुक्रिया। सी हो रही है। शराब तो ठीक थी सेठ जी, मेरा ख्याल है आपने कुछ ज्यादा पी ली है। हरामजादी, ये क्या पिला दिया तूने मुझको? कमीने, मेरी जिंदगी भर की तपस्या को राख का ढेर बना देना चाहता था। मेरी बेटी से मिलना चाहता था, मैंने तुझे मौत से मिला दिया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे नीलू तुम दोनों अंदर की तलाशी लो, तुम यही रहो। बाकी पैसे तुम रख लो। अमा हुजूर, आपके यहाँ खून हो गया? क्या? हाँ हुजूर, मोती सेठ का खून हो गया। खबरदार!
सेठ मोतीलाल गीता की जिंदगी खत्म कर देना चाहता था। मैंने उसे मार डाला। बहन, तुमने उसे मार नहीं डाला, बल्कि तुमने एक पापी को उसके पाप की सजा दी है। खैर, मैंने तुम्हारे बचाव के लिए इस शहर का सबसे बड़ा वकील कर लिया है। तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुमने जो कुछ भी किया है उसे अदालत में कबूल नहीं करोगी। हाँ बहन, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें गीता की कसम। चलिए साहब, टाइम हो गया। बहन, इस वचन को निभाना। Proceed. Your Honor. Your Honor, मैं ठाकुर अजय सिंह इस मुकदमे में वकील इस्तगासा की हैसियत से मुल्जिमा के खिलाफ और मेरे फाजिल दोस्त और मेरे बुजुर्ग दोस्त श्री जगदीश चंद्र माथुर मुल्जिमा के बचाव में पैरवी करेंगे। आप सुनेंगे कि मुल्जिमा, जिसका पेशा नाच गाकर लोगों का दिल बहलाकर पैसे कमाना है, उसने कैसे सेठ मोतीलाल को मोहब्बत के जाल में फंसाया, कैसे उसकी दौलत को लूटना शुरू किया और कैसे जब वो उसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई मांगों को पूरा ना कर सका तो उसे उसकी बेवफाई समझकर उसकी शराब में जहर मिलाकर उसकी जान ले ली। क्या होना? अब मैं अपने पहले गवाह इंस्पेक्टर सिंह को अदालत में पेश करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके सिपाहियों को उस कोठे से कोई मतलब की चीज मिली? जी हाँ, एक उमर खयाम नुमा शराब की सुराही और उसके साथ का गिलास जिसमें थोड़ी सी शराब बची हुई थी। अच्छा, नीलम बाई लाश के पास खड़ी थी? जी हाँ। आपको देखकर उसने कुछ नहीं कहा? जी नहीं, बल्कि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब, आप उन बढ़े हुए हाथों को देखकर किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर रही है और अपने आप को कानून के हवाले कर रही है। थैंक यू। मिस्टर माथुर, योर विटनेस। थैंक यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर। इंस्पेक्टर, आपकी कितने साल की सर्विस है? जी 5 साल की। जाहिर है इस 5 साल के दौरान आपके पास कत्ल के कई केसेस आए होंगे। जी हाँ, आए हैं। तो आप मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर यह बताइए इंस्पेक्टर कि कत्ल के केसेस में कातिल जब किसी को मार डालता है तो क्या वो मौके वारदात से भागने की कोशिश करता है या वहीं खड़ा रहता है? कातिल हमेशा भागने की कोशिश करता है। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। इंस्पेक्टर, अभी अभी आपने अपने बयान में कहा कि मुल्जिमा के बढ़ते हुए हाथों को देखकर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मुल्जिमा अपने आप को कानून के हवाले कर रही है। जी हाँ। आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? जी, मैं पूछता हूं, आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या मेरे बुजुर्ग दोस्त ये कहना चाहते हैं कि मुल्जिमा ने अपने हाथ इंस्पेक्टर सिंह की तरफ गले लगाने के लिए बढ़ाए थे? योर ऑनर, मेरे नौजवान दोस्त को बताया जाए कि लखनऊ के कोठों पर लोग तहजीब सीखने के लिए आते हैं, जहां तवायफें हर आने वाले का इस्तकबाल हमेशा हाथ फैला कर करती हैं। यू आर राइट। प्रोसीड। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। अब मेरे अगले गवाह है डॉक्टर के.बी. पाठक। सेठ मोतीलाल की मौत आर्सेनिक नाम का जहर खा लेने की वजह से हुई और 16 अक्टूबर की रात 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान उनका दम टूटा। लगता है आर्सेनिक खाने से पहले उन्होंने शराब काफी पी ली। थैंक यू। योर विटनेस मिस्टर माथुर। थैंक यू। डॉक्टर पाठक, कोठे से बरामद सुराही और ग्लास में जो शराब थी उसे आपने एग्जामिन किया? जी हाँ, उसमें जहर मिला हुआ था। किसमें? सुराही वाली शराब में या ग्लास वाली शराब में? गिलास वाली शराब में। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। थैंक यू डॉक्टर।
चुन्नी बाई। रात के तकरीबन 10 बजे हमारे कोठे पर मुजरा चल रहा था कि अचानक नीलम बाई के कोठे से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद क्या हुआ? सेठ मोतीलाल का दम टूट रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी और दम तोड़ते तोड़ते उन्होंने कहा, जहर मुझे नीलू। चुन्नी बाई, सेठ मोतीलाल ने दम तोड़ते वक्त जो अल्फाज कहे उन्हें फिर से दोहराइए। जहर मुझे नीलू। जहर मुझे नीलू। जी शुक्रिया। योर विटनेस मिस्टर माथुर। योर ऑनर, मैं मुल्जिमा को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। नीलम बाई, सेठ मोतीलाल को आप कब से जानती थी? काफी अरसे से। क्या ये सही है कि उन्होंने आपके ऊपर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए? वो मेरे बहुत बड़े कदरदान थे। आपको चाहते भी बहुत थे। तवाइफ के पास उसके चाहने वाले ही आते हैं। आप भी उन्हें चाहती थीं? मेरा पेशा नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना है, दिल लगाना नहीं। आखिरी सवाल, क्या पीने के बाद अक्सर सेठ मोतीलाल धमकी दिया करते थे कि अगर आपने उनके साथ मोहब्बत नहीं की तो वो जहर खा लेंगे? जी। शुक्रिया। योर विटनेस मिस्टर प्रोसिक्यूटर। थैंक यू मिस्टर माथुर। नीलम बाई, आप कब से मुजरा करती हैं? जब से होश संभाला। तब तो आपका ये खानदानी पेशा होगा। जी नहीं, इस पेशे से मेरा खानदान चलता है। खानदान से मतलब आप शादीशुदा हैं? तो वाइफों से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। क्या आप शादीशुदा हैं? जी। आपके पति का नाम क्या है? नीलम बाई, मैं आपके पति का नाम पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, मगर दूसरों के पतियों के दिल जरूर बहलाती हैं, उनकी रातें जरूर सजाती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। No more questions. Proceed. योर ऑनर, मैं डॉक्टर पाठक की मेडिकल रिपोर्ट से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि सेठ मोतीलाल की मौत आर्सेनिक खा लेने की वजह से हुई। मैं ये भी कबूल करता हूं कि मुल्जिमा नीलम बाई के कोठे पर ही सेठ मोतीलाल के हलक से नीचे आर्सेनिक उतरा और दम टूटते वक्त उनकी जुबान पर सिर्फ 3 अल्फाज थे, जहर मुझे नीलू। मैं ये सब मानता हूं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अदालत से दावा करता हूं कि मुल्जिमा नीलम बाई बिल्कुल बेकसूर है, क्योंकि सेठ मोतीलाल को जहर खिलाया नहीं गया था, बल्कि जहर उन्होंने खुद खाया था। इसलिए यह मुकदमा कत्ल का नहीं, खुदकुशी का है। अब सवाल ये उठता है कि सेठ मोतीलाल ने जहर क्यों खाया? नीलम बाई से उनके बहुत पुराने ताल्लुकात थे। उन्होंने लाखों रुपए इन पर पानी की तरह बहाए। वो नीलम बाई के दीवाने हो गए और दीवानगी के आलम में उन्होंने इनसे कहना शुरू किया, मेरी जान, अगर तुम हमसे मोहब्बत नहीं करोगी तो हम जहर खा लेंगे। यही नहीं, बल्कि उन्हें डराने के लिए अपनी जेब में उन्होंने आर्सेनिक की डिब्बियां भी रखनी शुरू कर दी। 16वीं अक्टूबर की शाम को सेठ मोतीलाल हमेशा की तरह नीलम बाई के कोठे पर पहुंचे। शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू किया, देखो मेरी जान, अगर तुमने हमसे मोहब्बत न की
तो हम जहर खा लेंगे। नीलम बाई जल्ला गई। गुस्से में आकर उन्होंने कहा, खा लीजिए सेठ जी, अभी खा लीजिए। सेठ मोतीलाल को बहुत बड़ा झटका लगा। इंतहाई किस्म की शर्मिंदगी महसूस हुई। आशिकी के जोश और शराब के नशे में जेब से आर्सेनिक निकालकर शराब में मिलाई और पी गए। यही वजह है कि जहर उस गिलास में था जो पीने वाले के हाथ में था, उस सुराही में नहीं जो पिलाने वाली के हाथ में थी। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि दम तोड़ने से पहले उन्होंने इनका नाम लिया और कहा, जहर मुझे नीलू। लेकिन इस सिलसिले में मैं अदालत से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या इन 3 अल्फाज जहर मुझे नीलू से कोई मुकम्मिल जुमला बनता है? नहीं। तो मैं समझता हूं अदालत अपनी सहूलियत के लिए इन तीनों लफ्जों से कोई मायने नहीं निकाल सकती, खुसूसन तब जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो। योर ऑनर, अब मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि गौर किया जाए। नंबर 1, किसी ने भी मुल्जिमा को सेठ मोतीलाल की शराब में जहर मिलाते हुए नहीं देखा। नंबर 2, अगर मुल्जिमा नीलम बाई कातिल होती तो पुलिस के आने तक क्या वो मौका वारदात पर ही खड़ी रहती? नंबर 3, अगर उसे जहर मिलाना ही था तो क्या ये अहमकाना हरकत अपने ही कोठे पर करती? नंबर 4, अगर उसे सेठ से बेवफाई का बदला लेना ही था तो क्या वो उसी मुर्गी को मार डालती जो उसे अब तक सोने के अंडे दे रही थी? योर ऑनर, मुल्जिमा कानून के हर नजरिए, हर नुक्ते निगाह से बेकसूर है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन्हें बाइज्जत रिहा किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। ठाकुर अजय सिंह। योर ऑनर, मेरे बुजुर्ग दोस्त ने कत्ल के इस मुकदमे को खुदकुशी का रंग देने के लिए जो तरीका अपनाया है, उसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं। मगर मेरे काबिल दोस्त ने पैरवी के दौरान बजाय किसी ठोस किस्म की दलीलें और सबूत पेश करने के खोखली और मनगढ़ंत कहानी पेश करके अदालत का जो वक्त जाया किया, उसका मुझे बेहद अफसोस है। मेरे दोस्त ये तो मानते हैं कि सेठ मोतीलाल के नीलम बाई से पुराने ताल्लुकात थे और इस पर उन्होंने पानी की तरह रुपया बहाया। मगर उनका कहना है कि उन सब के बावजूद नीलम बाई से सेठ मोतीलाल को वो राहत नहीं मिली जिसके वो दीवाने थे, और उस वजह से वो खुदकुशी पर आमादा हुई। फिर मेरे दोस्त का कहना है कि सेठ मोतीलाल ने दम तोड़ते वक्त जो अल्फाज कहे, यानी जहर मुझे नीलू, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। योर ऑनर, मैं अदालत से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई शख्स जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा हो जिसमें इतनी ताकत ना हो कि अपनी जबान तक हिला सके, तो क्या मुझसे ये उम्मीद करें कि वो ग्रामर का ख्याल करते हुए पूरा जुमला बोले? नहीं योर ऑनर। योर ऑनर, जहर मुझे नीलू के अगर कोई माने है तो सिर्फ ये कि जहर मुझे नीलू ने दिया है। और फिर मेरे काबिल दोस्त का ये कहना है कि अगर मुल्जिमा कातिल है तो मौका वारदात से भागी क्यों नहीं? योर ऑनर, इस बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि मुल्जिमा कोई मामूली किस्म की कातिल नहीं, बल्कि बहुत ही पहुंची हुई घाघ औरत है जिसे इस बात का इल्म था कि अगर वहां से भागेगी तो पकड़ी तो जाएगी, अगर वहीं खड़े रहकर अपने आप को कानून के हवाले कर देगी तो बाद में अदालत इसके साथ हमदर्दी से पेश आएगी। योर ऑनर, ये औरत जिसका भोले भाले इंसानों की जिंदगी से खेलना पेशा है, बसे बसाए घरों को तबाह बर्बाद करना जिसका मजहब है, इंसानियत और ज़मीर को बेचकर सिर्फ दौलत कमाना जिसकी जिंदगी का उसूल है, ये औरत जिसने कभी पति का प्रेम, बच्चों का प्यार, मां की ममता नहीं जानी, ये औरत जो सीता सावित्री के देश में धरती पर एक कलंक है, ये खूनी औरत जिसे औरत कहना औरत जात की बेइज्जती करना है, ये औरत के नाम पर धब्बा है, ये औरत नहीं नागिन है, नागिन नहीं वेश्या है। मुझे वेश्या ना कहो, मुझे वेश्या ना कहो, मुझे फांसी दे दो, मुझे जान से मार डालो, पर मुझे वेश्या ना कहो। उन्हीं हत्यारों पर मुझे वेश्या ना कहो पप्पू, मुझे वेश्या ना कहो। मुझे बचपन के नाम से पुकारने वाली ये औरत कौन है? मुझे पप्पू कहकर बुलाने वाली ये औरत कौन है?
योर ऑनर, सदमे की वजह से मुल्जिमा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। उसके इकबाले जुर्म पर गौर न किया जाए। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। नीलम बाई किसी से नहीं मिल सकती। जेलर साहब, मैं प्लीज डोंट इंसिस्ट। उनको नींद की दवा दी गई है और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस है कि उनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। नीलम बाई कौन है? नीलम बाई मेरी बहन है। आपकी बहन है? अदालत में उसने मुझे मेरे बचपन के नाम से पुकारा है। बताइए वो कौन है? मैं जो कुछ बता चुका हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आपको बताना होगा। बताइए वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बताइए, नहीं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। बताइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। मैं आपके पांव पड़ता हूं। प्लीज मुझे बता दीजिए वो औरत कौन है। मुझ पर एहसान कीजिए। प्लीज मुझे बता दीजिए वो औरत कौन है। मुझ पर रहम करो। मैं जी नहीं सकूंगा। मुझ पर रहम करो। बता तो मुझे वो औरत कौन है। वो तुम्हारी माँ है बेटे। माँ? हाँ। लेकिन मेरी माँ तो भगवान के घर चली गई। यही कहा गया था ना तुमसे। लेकिन वो जिंदा है। तुम्हारे पिता के स्वर्गवास होने के बाद वक्त और हालात ने लाकर उसे यहां पटक दिया। लेकिन बेटे, उसने यहां भी गंगा की तरह पवित्र रहकर उसकी शक्ति बटोरकर तुम्हें वकालत पास करवाई। तुम्हारी बहन को कॉलेज भेजा। मेरी बहन? हाँ, कल तक तुम उससे भी मिल लोगे। बेटे, सेठ मोतीलाल तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह कर देना चाहता था। उसी की जिंदगी बचाने के लिए उसने उस दरिंदे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेटे, अपनी मां से मिलना चाहोगे? उसने कहा नहीं मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। उसने कहा नहीं वो मुझसे मिलना चाहता है। नहीं बहन, उसने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता मैंने उससे पूछा तुम अपनी माँ से मिलोगे? तो उसने क्या कहा? बोलो बोलो, उसने क्या कहा? कुछ नहीं, सुनी अनसुनी सी करके चला गया। नहीं नहीं बहन, मैंने गीता को तार कर दिया है। वो आज पहुंच जाएगी। उसे भी पता चल गया होगा कि उसकी मां तो आयश है। हाँ बहन, खबर तो सब अखबारों में छपी है। वो आएगी ना? हाँ जरूर आएगी। मुझे माँ कहने से इनकार तो नहीं करेगी? क्या कह रही है? नीलम भाई, कोर्ट जाने का टाइम हो गया। चलो चलो। प्रोसीड ठाकुर अजय सिंह। क्या ऑनर, पिछले चंद घंटों के दौरान इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे कुछ ऐसी मालूमात हासिल हुई हैं जिनकी बिना पर मैं मुल्जिमा के लिए अदालत से रहम की दरख्वास्त करना चाहता हूं। मिस्टर अजय सिंह, अदालत वकील इस्तिगासा को मुल्जिमा के बचाव में पैरवी करने की इजाजत नहीं दे सकती। योर ऑनर, अदालत और कानून का बुनियादी उसूल है भले ही 10 कसूरवार रिहा हो जाएं, मगर एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, अगर मुझे इस मुकदमे पर नई रोशनी डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो मुल्जिमा के साथ बेइंसाफी होगी, कानून के नाम पर धब्बा लगेगा। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, कानून हर इंसान को उसके जानो माल की हिफाजत करने का हक देता है। अगर कोई मुझे कत्ल करने के इरादे से मेरी तरफ आए तो कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने बचाव के लिए उसे मार डालूं। मगर योर ऑनर, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं
जिन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज किसी दूसरे की जिंदगी होती है, जैसे कि इन्हें, इस मुल्जिमा को, जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज उसकी बेटी की जिंदगी थी, जिसकी असमत को लूटकर सेठ मोतीलाल उसे मौत से भी बदतर हालत में पहुंचा देना चाहता था। और उसी की वजह से इस औरत ने उस दरिंदे को खत्म कर डाला। या ऑनर, मेरी अदालत से एक अर्ज है, अगर कानून एक इंसान को अपनी जान की हिफाजत के लिए हमलावर को मारने की इजाजत दे सकता है, तो कानून उसकी हिफाजत के लिए हमलावर को मारने की इजाजत क्यों नहीं दे सकता, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। दोनों वकील साहिबान की पैरवी सुनकर अदालत मुल्जिमा नीलम बाई को मुजरिम करार देती है। मकसद कितना भी बुलंद क्यों न हो, जब तक उसे हासिल करने के तरीके कानूनी तौर पर जायज नहीं होते, अदालत किसी को भी माफ नहीं कर सकती। इसलिए ये अदालत मुजरिमा को उम्र कैद बामुशक्कत की सजा देती है। अरे पीछे हटो, बोला ना, देख ले क्या तमाशा है कुछ। बहन, बोला ना पीछे हटो, अरे पीछे हटो, पीछे हटो, बोला ना, पीछे हटो। गीता नहीं आई, पप्पू भी चला गया ना। चलिए आगे बढ़िए। गीता, मेरी बेटी, माँ, मेरी बेटी, माँ, पप्पू, पप्पू, ये सब क्या हो गया? माँ, तू आ गया मेरा बेटा, झुक झुक जियो। मैं हाई कोर्ट तक इस केस को ले जाऊंगा। तू बहुत बड़ा वकील बन गया है, ये तेरा भाई है। भैया, बहन, चिंता है तो सिर्फ इसकी, क्या समाज इसे अपनाएगा? तवाहिब की बेटी से कोई शादी करेगा? माँ जी, अगर आप गीता का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी समझूंगा। आप पर किसी भी नारी को गर्व हो सकता है बहन। क्या हुआ माँ? भैया, माँ, बहन, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, तुम लोगों से फुर्सत मिल गई ना। नहीं। अब मैं उनके पास जा रही हूँ। नहीं माँ। खुश। माँ।